अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं हार्ट टॉक विद सरफराज नवाज़। नासरीन, हमने पिछले गुज़श्ता प्रोग्राम में दो तीन चीज़ों को डिस्कस किया था सरफराज साहब के साथ और उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन ली थी उसमें। और लेकिन एक सवाल में मैं समझता हूं उसके जवाब में थोड़ी सी तशनगी यूं रह गई कि आजकल चूँकि एक ग्लोबल इशू है पेंडेमिक का, तो यूं समझ लें कि वो सवाल हमारा मोर और लेस पेंडेमिक की नज़र हो गया कि वो हमने पूछा था सरफराज भाई से कि वहाँ पे क्या करंट सिचुएशन चल रही है। सवाल था बेसिकली कि हमारी जो टीम अब वहाँ पे गई है, कुछ लोग इनको मिल रहे हैं, जा रहे हैं वापस उधर उनके पास, तो क्या ये टीम की फ़िटनेस के हवाले से बॉलिंग लाइन, बैटिंग लाइन, मोर मतलब एक सारा वो सिलसिला था। लेकिन उससे पहले आज सरफराज भाई से हम जो सवाल करेंगे वो मैं उनसे बोलता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सरफराज साहब। वालेकुम सलाम। हाँ जी, ठीक ठाक, तबीयत सही है? मेहरबानी, थैंक यू जी अच्छा। एवरीथिंग। और कोरोना का मामला भी कम हो रहा है। हाँ जी, पिछले दो अल्हम्दुलिल्लाह। दिनों में एक दिन तो 25 फौत हुए हैं और जी जी। यस्टरडे 17। तो बहुत कम मामला आ गया। सही सही तो सही। अब फिक्र की इतनी ज्यादा बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, चलें, अल्लाह का बड़ा करम हुआ है। अच्छा सरफराज भाई, बताइएगा कि आजकल एक दो प्रोग्राम्स में गुज़श्ता भी ये डिस्कशन हुई है, कुछ दोस्तों ने किया है, डिपार्टमेंट क्रिकेट को बंद कर दिया। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती है खिलाड़ियों के साथ, क्योंकि खिलाड़ियों के पास तो और इसके अलावा कोई चीज़ ही नहीं होती। सारी ज़िंदगी उन्होंने क्रिकेट ही खेली होती है और बेरोज़गारी इससे बड़ी है। और मैं समझता हूँ कि खिलाड़ियों को तो नुकसान हुआ ही है, क्रिकेट को भी इसमें नुकसान मतलब होता हुआ नज़र आता है। तो क्या कहते हैं आप इस सिलसिले में? बिल्कुल ठीक आपने बात की है कि क्रिकेट को तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वो इस तरह से कि जो क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट होती थी उसमें बेशुमार टीमें थी, काफ़ी लोगों को चांस मिलता था। और ये परफॉर्मेंस जो आती थी ये बेसिकली तो क्लब क्रिकेट से आती थी। क्लब क्रिकेट भी बंद हो गई है और उसमें यही देखने में आया है कि कई महीनों से कोई क्लब क्रिकेट नहीं खेल रही। और उसके बाद ये बात है कि प्लेयर जो हैं वो अब सोचते हैं कि क्रिकेट खेलने का फायदा क्या, मुलाजमतें तो है नहीं और डिपार्टमेंट के क्रिकेट बंद कर दी गई है, तो इस वेस्ट ऑफ टाइम। अब इस तरह की बातें शुरू हो गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अब्दुल हफीज कारदार मरहूम ने ये डोमेस्टिक क्रिकेट में जो शुरू किया था डिपार्टमेंट क्रिकेट, वहां से देखें क्रिकेटर बहुत ज्यादा अच्छे पैदा हुए। और उसकी वजह ये भी थी कि 10-12 प्लेयर हमारे काउंटी क्रिकेट में खेलते रहे हैं। और उसके बाद जो पाकिस्तान की क्रिकेट की देखें, जो उस की वजह से अगर एक आदमी टीम में आ जाता था तो 8-10 साल वो टीम का मेंबर रहता था। अब आप देखें रोजाना कोई टीम के अंदर आ रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई 3 साल, 2 साल, 4 साल लगातार एक आदमी टीम का मेंबर ही नहीं है। और पहले तो ये था कि आपको 10-11 प्लेयर आपके बच्चा भी गिना देता था कि ये टीम पाकिस्तान की होगी। अब तो मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता होता कि पिछले साल कौन सी टीम थी और आइंदा कौन सी टीम बनेगी। तो एक तो ये डोमेस्टिक क्रिकेट जो है, क्लब क्रिकेट, और उसके बाद फिर ये डिपार्टमेंट क्रिकेट जो बंद हुए हैं, इससे ये बड़ा नुकसान हुआ है। और उसके बाद फिर प्लेयरों का जो रोजी का मामला है, घरों के चूल्हे बंद हो गए हैं। उसके बाद फिर फिक्र है कि ये अगर क्रिकेट खेलेंगे तो वेस्ट ऑफ टाइम। तो उसके बाद फिर ना तो आपकी पढ़ाई है ना दूसरी चीजें हैं। तो मेरा ख्याल है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को जितनी जल्दी हो उतना खोलना चाहिए। और इमरान खान साहब खुद जो प्राइम मिनिस्टर हैं, पैटर्न क्रिकेट बोर्ड के, वो खुद 3 डिपार्टमेंटों से खेले हैं। और ये वसीम खान को बेचारे को पाकिस्तान का पता क्या है, मानी को भी पाकिस्तान का क्या पता है, इंग्लैंड में ये सेटल हैं और वहां से आते हैं। तो ये अब इमरान खान को चाहिए था कि माजिद खान जैसा आदमी रखते, जहीर अब्बास है, इस तरह के लोकल आदमी रखते जो पाकिस्तान की क्रिकेट को समझते हैं। सलीम अल्ताफ है वहाँ। ये सारे लोग जो बोर्ड में रहे भी हैं और आईसीसी में भी रहे हैं और चीफ एग्जेक्टिव भी रहे हैं, ऐसे आदमियों को लेके आना चाहिए था इमरान खान को। लेकिन लाइकिंग डिसलाइकिंग, हालांकि माजिद खान इसका कजन है, तो
हम खुद कहते हैं माजिद खान को या जहीर अब्बास, सलीम अल्ताफ, तीनों में से किसी को लगा दे तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की क्रिकेट ज्यादा बेहतर हो सकती है। जी सही, बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सही आपने बात की है। और मतलब बज़ाहिर ये इसकी कोई लॉजिक नज़र नहीं आती कि ये खाम खा बैठे बैठे डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म कर दी। खैर एनीवे, हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। और वो ज़ाहिरी बात है जो बर्निंग इशू है आजकल हमारा, वो पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ के हवाले से, जो लास्ट टाइम भी कुछ खातर खा उसमें नहीं हम कोई बात कर सके। तो सरफराज भाई बताइएगा डिटेल में कि क्या देखते हैं। 3 मैचेस होंगे, टेस्ट मैचेस हैं और 3 T20 हैं। इसके अलावा ख़ास तौर पे आपने तबसरा करना है मोहम्मद हफीज़ के हवाले से। हफीज़ साहब के हवाले से बताना है कि क्या उनकी जगह बनती है और क्या मतलब आप कैसे देख रहे हैं सारे सिलसिला, और विज़ा विज़ देयर परफॉर्मेंस, और आगे मतलब किस तरीके से ये सिलसिला बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है। जी देखें, अभी तो इन्होंने अपना आपस में मैच खेलने हैं, वो मैच खेलेंगे उसके बाद पता चलेगा इनकी फिटनेस क्या है, इनकी परफॉर्मेंस क्या है। हफीज की भी बैटिंग बॉलिंग में परफॉर्मेंस आएगी तो वो भी पता चलेगा कि टेस्ट अभी तो चूंकि पहले तो 3 टेस्ट मैचेस हैं, टेस्ट मैचेस के लिए कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि टेस्ट मैचेस के लिए कौन टीम में आएगा। जो मेरे ख्याल में ऑलरेडी जो टीम बना, मेरे ख्याल में जो होगी, एक तो शान मसूद होगा, उसके बाद आबद अली है, उसकी जगह अजहर अली भी ओपन करते हैं, नंबर 3 भी आ सकते हैं। उसके बाद फिर आपके पास हफीज भी है, और नंबर 4 पे बाबर आजम अगर आए, और नंबर 5 पे शफीक का नंबर भी है उसने यहाँ। और उसके बाद देखें नंबर 6 एक हमारे पास खाली जगह नजर आती है, उसमें अगर हफीज को ये लाते हैं तो हफीज का पता नहीं वहाँ यूटिलिटी होगी कि नहीं। और उसमें से पहले अगर हफीज को ये जो लोकल मैचेस इन्होंने खेलने हैं, आपस में 2 टीमें बना के हफीज कौन से नंबर पे बैटिंग पे जाता है और उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, ये बड़ा क्रिटिकल मामला है। उसके अलावा अगर हफीज ना हो तो फिर इफ्तिहार है आपके पास, इफ्तिहार की जगह फिर एक खुशदिल शाह साहब हैं, उसके बाद फिर फहीम अशरफ भी है जो नीचे आके ऑलराउंडर की जगह पे आ सकता है। तो अभी तो इनके पास बेशुमार प्लेयर हैं, अब देखें किसको ये जज करते हैं। और अगर ओपन में इमाम उल हक आ जाए और फिर अजहर अली नंबर 3 पे चला जाए तो इस तरह भी एडजस्टमेंट काफी आपको एक आदमी हफीज की जगह ला सकते हैं। तो उसके बाद फिर रिजवान को कहा गया है कि ये जो आपके वाइस कैप्टन है बाबर आजम, इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि चूंकि रिजवान अब फिट हो गया है तो सरफराज की जगह पहले चॉइस रिजवान की है। तो रिजवान अगर फेल होगा तो पहले 2 टेस्ट तो डेफिनेट उसको खिलाएंगे, तो अगर दोनों में फेल हुआ तो फिर शायद सरफराज का चांस बने। तो उसके बाद फिर आपकी नंबर 1 ऑलराउंडर की जगह बनती है नीचे। अब ऑलराउंडर पिछली जो दफा आपका ये फहीम अशरफ आया था वर्ल्ड कप के ऊपर, ही वाज मिजरेबली फेल्ड, लेकिन वो ओडीआई था। अब ये टेस्ट मैचेस हैं, इसमें देखें अब क्या परफॉर्मेंस है, क्योंकि ये टेस्ट मैचेस में उससे पहले फिर जो ये फहीम खेलता रहा, ये कुछ थोड़ा सा कामयाब रहा है, लेकिन अब इसकी परफॉर्मेंस वही जो मैचेस होंगे लोकल आपस में इनके, वहां पे देखा जाएगा क्या परफॉर्मेंस है। अब उसके बाद आपकी आ जाती है बॉलिंग। अब बॉलिंग में आपके पास सुहेल खान, उसने पिछले जो टूर्स किए थे 5-5 विकेटें 2 दफा ली थी। तो सही, जी जी। अब वो तो कई साल पहले की बात है, अब उसमें कितना दमखम रह गया, क्योंकि एज इज बिग प्रॉब्लम विद हिम। और उसके बाद जो 1-2 स्पेल के बाद यही लगता था कि ही इज टायर्ड, और दूसरा तीसरा स्पेल करना उसके लिए इतना वो तेजी नहीं नजर आती थी जो नए पहले स्पेल से होती थी। उसके बाद आपके पास है नसीम शाह है और मोहम्मद अब्बास है,
वहाब रियाज है। अब ये तीन चार जो हैं, इनमें से आपने दो खिलाने होंगे। तो अगर तो आप तीन तेज बॉलरों के साथ जाएं तो ये बनता है नसीम शाह, चूंकि इज द क्विकेस्ट, इसको तो डेफिनेट खिलाना चाहिए। और उसके बाद अब्बास जो है, लास्ट ओवर के ऊपर इसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और ऑलमोस्ट मैच विनिंग बॉलर रहा है। तो लेकिन इसकी स्पीड जो है अब इतनी वो नहीं रही जो पहले थी, तो इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा स्पीड पे। और उसके बाद आप गेंद को शाइन भी नहीं कर सकते। रिवर्स स्विंग ये जो करता था बात, उसके भी चांसेस कम हो गए हैं। तो अब एक तो ये बात है, उसकी दूसरी तरफ देखें तो वहाब रियाज इज वन ऑफ दी क्विकेस्ट ऑफ ऑल, नसीम शाह के बाद। तो अगर तेज ज्यादा को अगर खिलाएं, और वहाब रियाज का अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम उसने भी 5 विकेटें ली थी ओवल के ऊपर और पाकिस्तान को मैच जिताया था। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। उसके अलावा फिर अहमद वसीम है, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, शादाब है। इनका मेरा ख्याल है T20 का चांस ज्यादा बनेगा बजाय टेस्ट मैचेस के। और उसके बाद फिर शुएब मलिक है। शुएब मलिक का भी T20 के लिए मेरा ख्याल है उसको एडजस्ट करेंगे। जी बहुत खूब सरफराज नवाज साहब, आपने बड़ी सैर हासिल जवाबात दिए हैं माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। और मेरा ख्याल है हमारे नाजरीन को काफ़ी हद तक अब समझ आ गई होगी हमारी फैब्रिक क्या है, हमारा सेटअप क्या है टीम का। क्योंकि माशाल्लाह आपने हर प्लेयर के बारे में अपनी राय दी है, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दी है। और इंशाल्लाह अब चूँकि वक्त ख़त्म हो गया इस प्रोग्राम का, और नेक्स्ट में हम इन्हीं बातों को आगे लेके चलेंगे। इसका समझ लें कि पार्ट 2 करेंगे। अपने चंद एक चीज़ें जो भी रह गई हैं उसके बारे में ख़यालात का इजहार करेंगे सरफराज साहब। और ख़ास तौर पे ये जो एक चीज़ है जो मैं समझता हूँ, पता नहीं शायद ये रीसेंट डेवलपमेंट है कवानीन में कि बॉल को शाइन नहीं कर सकते, ये वो चीज़ें हैं जो सरफराज साहब ने गाहे बगाहे एजुकेट भी करना है। आम जो सामीन नाजरीन होते हैं या जो शायकीन हैं क्रिकेट के, उन तक इस तरह की मालूमात भी बहम पहुंचानी चाहिए, तो ताकि उनको पता चलेगा कि अभी क्या ट्रेंड्स हैं, क्या है। और दूसरा, हम नेक्स्ट प्रोग्राम में ये भी दुआ करेंगे, तब तक इंशाल्लाह 2-4 रोज़ में हम दोबारा मिलेंगे, कि अल्लाह करे कि कोरोना की क्लीन चिट मिल गई हो सबको। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। तो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स खुदा हाफिज़।